एंड नमस्ते। आज का जो हमारा क्लास है वो सेंटर ऑफ मास को लेके है। सेंटर ऑफ मास का ऑलरेडी हमने एक लेक्चर बना हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है, जिसमें हम देखे थे कि सेंटर ऑफ मास को रिलेटेड होके जो सब डेफिनेशन चाहिए वो सारे एंड जो कंसेप्ट चाहिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ने के लिए हमें जो भी कंसेप्ट चाहिए वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 में। आज जो हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास है क्या, ठीक है ना। तो आज हमारा जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास है क्या, थियोरिटिकली देखेंगे, फिर हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको समझ आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। देखिए लास्ट क्लास पिछले वीडियो में आपको मैंने बोला हुआ था कि अगर एक बॉडी आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, एक बॉडी डिफरेंट टाइप में मिलेगा। अब आपको बोला गया कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में जाएगा तो उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, आपको मैंने ये बोला था कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में जाएगा उस बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स होंगे उस सभी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये था कि एक बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी का वेलोसिटी सेम होगा एक इंस्टेंट में। अगर अभी आप देखेंगे, बात समझ, एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन अगर जा रहा है आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेन का हर एक पार्ट का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है, वही हम लोगों ने बोला था। वैसे हम लोगों ने ये बोला था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगा और रोटेशनल मोशन में घूमेगा, ठीक है, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में घूमेगा, देन उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, हाँ कि ना, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हमने ये बोला, हाँ कि ना, हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये यहां पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी का उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में सही होगा। एंड इस टाइप का मोशन में, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में सभी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को यह जानना है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, देखो एक बॉडी का वेलोसिटी, एक बॉडी का एक्सीलरेशन, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कब आता है भाई, जब हम उसको फोर्स देते हैं। देखो मोशन हो रहा है, पढ़ना है काइनेमेटिक्स, मोशन क्यों हो रहा है पढ़ना डायनामिक्स में आ जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि एक बॉडी को हम वेलोसिटी चेंज कैसे करेंगे, एक बॉडी का वेलोसिटी हम चेंज कैसे करेंगे, बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं ना। बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम कुछ बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें देन वो बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या तो स्टेट ऑफ मोशन होगा वो चेंज हो सकता है कि ना। हम लोगों के पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों के पास क्या होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक पॉइंट में, है कि ना, एक पॉइंट में रिप्रेजेंट किए, ये मास m है। अब अगर मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, देन दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विल मूव इन ट्रांसलेशनल मोशन, कभी भी ये सर्कल में नहीं घूमेगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अगर फोर्स अप्लाई करूंगा ये हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, ये कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, हमेशा लीनियर मोशन में जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसको पकड़ के अगर ऐसे घुमाएंगे तो जाके सर्कुलर मोशन में घूमेगा, बात समझ रहे हो। बट अगर आप वहां पे होगा ऐसे आप पुश करेंगे, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, दोनों क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा, लीनियर मोशन में जाएगा। समझिए बात को। बट अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा,
दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे आपके पास, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब आप यहां पे बताइए, अगर मेरे पास, देखो बात समझिएगा, अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा देन मुझे पता है कि उस पॉइंट को अगर मैं फोर्स दूंगा देन बॉडी क्या करेगा, लीनियर मोशन में जाएगा। बट अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास है m, मैं इसको कहां पे फोर्स दूंगा सो दैट ये लीनियर मोशन में जाएगा और ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कहां पे फोर्स दूंगा, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोर्स दूंगा सो दैट ये जो बॉडी है लीनियर मोशन में जाएगा। समझ रहे बात को, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। मेरा बात समझिए अच्छे से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट था, मैं उसको ऐसे फोर्स दिया और लीनियर मोशन में चला गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां पे था मैं उसी पॉइंट को फोर्स दिया और चला गया। बट अगर मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, बात समझिए, मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा देन मैं कौन सा ऐसा पॉइंट को चूज करूं, कौन सा ऐसा पॉइंट को स्पेसिफिकली पॉइंट फोर्स दूं, एक्सटर्नल फोर्स दूं, सो दैट ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। कुछ समझ आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। बात समझो, मेरा कंसेप्ट समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस पर गौर कीजिए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है, आप बोलोगे सर मैं कहीं पे भी फोर्स दूंगा ये चला जाएगा लीनियर मोशन में। अरे भाई जाएगा नहीं, मजाक नहीं है ये, समझ रहे हो, मजाक थोड़ी चला, आप कहीं पे भी फोर्स दो लीनियर में चला जाएगा। इस बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, जो पॉइंट को आप फोर्स देंगे, उस पॉइंट को फोर्स देने के बाद ही ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। उस पॉइंट के अलावा आप कहीं पे भी फोर्स दोगे वो लीनियर मोशन में नहीं जाएगा, वो रोटेशनल मोशन में चला जाएगा, सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा, है कि ना? तो मेरे को अभी वो पॉइंट ढूंढना है जो पॉइंट को फोर्स देने से बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। जो पॉइंट को फोर्स देने से वो पॉइंट क्या करेगा, बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबको लेके जाएगा। एग्जाम्पल लिख देता हूं। अब मोदी जी अगर कुछ बोल लेंगे, मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है कि ना, तो जो प्राइम मिनिस्टर वाला वो जो गद्दा में बैठा है, जो भी आज मोदी जी बैठे हैं, कल और कोई बैठेगा, जो भी बैठा होगा वो जो बोलेंगे हम उनका बात सुनेंगे कि नहीं, सुनना जरूरी है। मोदी जी बोले मंदिर वहीं बनेगा, बना, समझ रहे हो? अब बताइए मेरा बात, अब यहां पे सेंटर ऑफ मास कौन है? मैं ये बोलने की बात कर रहा हूं, आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो सारे पार्टिकल को कंट्रोल करता है। बात समझिए, हमारे पास कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर का वो जो गद्दी है, वहां पे जो बैठेगा वो जो बोलेंगे वो बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन होगा। हाँ होगा सर, ना नहीं समझे? वो बोलेंगे इंडिया आज भारत बंद होगा। हाँ बंद होगा, क्यों ना, पेट्रोल का प्राइस हाइक हो रहा है, ओ बंद होगा। बात समझ रहे हो? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हम क्या किए, एक ऐसा पॉइंट चूज किए, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा आदमी को चूज किए जो भी बोलेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है, हम उनका बात सुनेंगे। बात समझ रहे मेरा बात? अब मेरे को हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट हो, जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारा प्राइम मिनिस्टर, यूएसए में प्रेसिडेंट है, हर जगह पे एक ऐसा पॉइंट होता है, हर जगह पे एक ऐसा पावर होता है जो बंदा पूरा कंट्री को संभालता है, पूरा कंट्री को कंट्रोल करके रखता है। वैसे ही हर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरा बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स है वो सभी को कंट्रोल करके रखता है। एंड दैट पॉइंट, दैट कंट्रोलिंग पॉइंट, जो बॉडी का सभी पार्टिकल को कंट्रोल करके रखता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? मतलब अगर उस पॉइंट को, अभी लेट इंडिया को कोई बाहर से फोर्स देगा, मोदी जी कोई किडनैप करके बोलेगा अरे आप ये बोलिए, ठीक है, इंडिया में हर आदमी जितने भी लोग हैं क्या बोलते हैं, 1-1 रुपया डोनेट करेगा। मोदी जी बोलेंगे, सब सुनेंगे। मोदी जी बोले कोरोना का टाइम पे, अभी कोरोना चल रहा था हाल ही में, ठीक है, 2020 अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो मोदी जी बोले घंटा दबाई, घंटा क्या बोलते हैं वो जो घंटी दब, क्या ऐसे बोलते ना, साउंड निकालो बोल के,
ठीक है, ऐसे साउंड करो बोल के सबने बोला गो कोरोना करके, जो क्या क्या प्लेट लेके उठा के मारे, चम्मच से मारे, ये मारे वो मारे, इतना साउंड के मत बोलो यार, ठीक है। मोदी जी बोले दिया लगाएंगे, लगाए लोग दिया, इतना दिया लगाएंगे दिवाली की जैसे लग रहा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो हमारा क्या है, हम अभी उनको 5 साल के लिए कंट्रोल में रखे हैं, समझ, कंट्रोलिंग पावर दे दिए, तो वो सभी को पूरा इंडिया में जो भी है उनको कंट्रोल करे। मोदी जी बोलेंगे ये होगा, हाँ होगा, मोदी जी बोलेंगे ये नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो आप लोग? तो वैसे ही हर एक बॉडी का एक कंट्रोलिंग पॉइंट होता है, जो पॉइंट सारे पार्टिकल को कंट्रोल करता है, सारे उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी को कंट्रोल करता है। दैट पॉइंट, जिस पॉइंट को हम अगर फोर्स देंगे, मोदी जी जो बोलेंगे हम सुनेंगे, मोदी जी को अगर कोई बाहर से फोर्स दिया, मोदी जी बोले हम सुने। वैसे उस बॉडी में जहां पे भी वो पॉइंट होगा, अगर हम उसको डायरेक्टली फोर्स देंगे, ये पॉइंट जिधर जाएगा ये सारे पार्टिकल उसके पीछे पीछे चलेंगे। बात समझ गए? सो दैट पॉइंट इज नोन एज आपका सेंटर ऑफ मास। क्या मेरा बात समझ रहे हो रे भाई? हाँ क्या? सेंटर ऑफ मास क्या है समझो। सेंटर ऑफ मास इज द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, पहला बात दिमाग में आएगा ना। सेंटर ऑफ मास मेरा, द सेंटर ऑफ मास इज नॉट ए मास, नॉट ए मास। बात समझिए, सेंटर ऑफ मास मास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट जहां पे, एक पॉइंट जो पॉइंट पूरा बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पूरा सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल को कंट्रोल कर रहा होगा। क्या मेरा बात समझ रहे हो रे भाई? ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट ए मास। ये क्या होता है ना, सेंटर ऑफ मास इज नॉट ए मास, बट ये पॉइंट होता है। इट इज ए पोजीशन, इट इज ए पोजीशन और पॉइंट, है कि ना, जहां पे जो क्या करता है, विच कंट्रोल्स क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल द अदर particles present in the body। नहीं समझ रहे हैं? पहला पॉइंट याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास नहीं होता, जो कि सारे पार्टिकल जितना भी, चाहे एक बॉडी में, चाहे एक सिस्टम में 4 मास होंगे, एक सिस्टम में 4 मास होंगे, वो चारों मास को छोड़ के एक पॉइंट ऐसे होगा जो पॉइंट ये चारों मास को कंट्रोल कर रहा होगा। बात समझ रहे हो? दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अगर आप उस पॉइंट को एक्सटर्नल फोर्स दोगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप उसी पॉइंट को एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। और एल्स अगर आप इसी पॉइंट को छोड़ के और कहीं पे भी फोर्स देंगे, और ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं जाएगा। अगर आप यहां पे फोर्स देंगे, ये ऐसे रोटेट कर लेगा, अगर आप यहां पे फोर्स देंगे, ये ऐसे रोटेट कर लेगा। बात समझ रहे हो? आगे आप सिर्फ उसी पॉइंट पे फोर्स दोगे, जो पॉइंट पे फोर्स देने के बाद बॉडी लीनियरली जाएगा, सीधा जाएगा, लीनियरली जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। इतना समझ आ गया? तो हम लोग याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नॉट ए मास। ये एक पॉइंट होता है जहां पे सारा अदर पार्टिकल को कंट्रोल करता है। सेंटर ऑफ मास जिधर जाएगा सारा पार्टिकल उधर जाएंगे। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा, सारा पार्टिकल का सेम वेलोसिटी होगा। बस समझिए बात को। अब मोदी जी आगे आगे जा रहे हैं, आप मोदी जी को क्रॉस करके चले जाएंगे, मोदी जी कोई गुस्सा आएगा, मेरा आगे चला गया, ऐसे कैसे, मजाक है क्या, लाओ पीछे लाओ। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा बोलने का यह मतलब है कि अगर आप फोर्स देंगे, बात समझिए, अगर आप एक बॉडी को फोर्स देंगे, हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है कि ना, हर एक बॉडी का सेंटर, ईच एंड एवरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। बात समझिए, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सेंटर ऑफ मास को फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, देन ये क्या करेगा, लीनियर मोशन में जाएगा, लीनियर मोशन में और ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी में जा रहा है, हर एक पार्टिकल भी वेलोसिटी में ही जाएगा, भी से ज्यादा नहीं जाएगा। तो समझ रहे हो, है कि ना?
सेंटर ऑफ मास जिधर जाएगा सारा पार्टिकल उसके पीछे जाएंगे, उधर ही जाएंगे विद सेम वेलोसिटी, है कि ना। सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर हम और कहीं पे भी फोर्स देंगे वो ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में नहीं जाएगा, वो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या करता है ना, सारे पार्टिकल को कंट्रोल करता है। सेंटर ऑफ मास सोचता है कि सारे के सारे मेरे पास से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए हम लोग, तो मोदी जी क्या सारे इंडियंस उनको वोट दिए कि नहीं, बट उनको जब वो पावर में आए उनके पास ज्यादा वोट था, तो जब पावर में आए उनको लगा कि हम तो सर्वे सर्वा है ना, हम एक ही है। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो कंट्रोलिंग पावर आ गया, वो जो भी डिसीजन लिए हम बोले हाँ सर सही है, आपको तो हम बनाए, पावर दिया, आप जो भी बोलेंगे। किसको अच्छा नहीं लगा वो प्रोटेस्ट किए, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो क्या? मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये सेंटर ऑफ मास क्या करता है, सारे पार्टिकल को कंट्रोल करता है। दूसरा बात, सेंटर ऑफ मास को लगता है कि सब मेरे साथ है, जो कि नहीं है। फील करने में क्या है भाई, फील करके तो मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाता हूं। फील करने में क्या है, बात समझो। मैं तो मोदी जी भी फील कर रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा लोग बोले हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो फार्मर थोड़ी प्रोटेस्ट करते, बट वो अपना पावर के हिसाब से वो बोल दिए। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, बात समझो। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज ए पॉइंट वेयर ऑल द मास, total mass, where all the mass is there, बोल के फील होता है, ठीक है। all the mass where it feels like all the mass is present over there। बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है रे भाई, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। ये टोटल मास एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, यहां पे होता तो ये इतना सारा कहां, ये इतना बड़ा सा कहां बनता, यहां पे होगा, यहां पे होगा, ऐसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होके होंगे रे भाई। बट वो फील करता है क्योंकि हम उसको फोर्स देने से उसके पीछे पीछे सब चले जाते हैं। हम बोलते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास में पूरा बॉडी का मास है बोल के हमें फील होता है। एग्जाम्पल एटम का, ठीक है, न्यूक्लियस। इट फील्स लाइक कि टोटल मास है सेंटर ऑफ मास में, बट एग्जैक्टली नहीं होता है। बात समझ रहे हो, है कि ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, पहला स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, सारे पार्टिकल को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितना पार्टिकल्स होंगे, सिस्टम में जितना पार्टिकल्स होंगे, सबको कंट्रोल करता है। दूसरा डेफिनेशन क्या बोले आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, वो फील करता है कि मेरे पास सब है, बट एग्जैक्टली सब नहीं होता है। सब मोह माया है भाई, समझ लो, सब नहीं होता एग्जैक्टली, सब है बोल के बस वो फील करता है, ठीक है ना। फिर अगर हम सेंटर ऑफ मास को फोर्स देंगे, देन हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास जिधर जा रहे हैं उधर ही जाएंगे। किस टाइप का मोशन में जाएंगे, लीनियर मोशन में जाएंगे, एंड विथ सेम वेलोसिटी। हर पार्टिकल का वही वेलोसिटी होगा जो सेंटर ऑफ मास का होगा। सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर हम और कहीं पे फोर्स दे देंगे, वो किस टाइप का मोशन कर लेगा ना, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये सब याद रखेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों हुआ ना, देखो आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको इजीली एक्सटर्नल फोर्स दे दो, आराम से लिनियर मोशन में चला जाता था। जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ बेसिकली डायनामिक्स लीनियर मोशन के ऊपर काम करता है। F=ma वगैरह वगैरह जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में, वो सब F=ma। तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, सही है भाई, आप यहां पे फोर्स दे दिए, वो लीनियर मोशन में चला गया। बट अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, आप कहां पे फोर्स दोगे सो दैट वो लीनियर मोशन में जाएगा, सो दैट आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ध्यान से समझिए, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट को न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना इजी है भाई, बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो दैट हमें क्या पता चलेगा कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ऐसा कौन सा पॉइंट पे फोर्स देने से वो लीनियर मोशन में जाएगा।
सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट। कुछ समझ आ रहा है? अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, हमेशा हैवियर साइड की तरफ रहेगा। जिधर ज्यादा मास उधर रहेगा। बात समझ रहे हो? जिधर ज्यादा मास उधर रहेगा। अगर लेट आप बोलेंगे सर एक मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या कौन है ना, खुद पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा रे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कौन होगा? वो खुद ही होगा ना, नहीं समझ रहे? बट अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, बात समझिएगा। लेट मेरे पास ध्यान से देखिए, एक 10 केजी वाला आदमी है, एक 5 केजी वाला आदमी है, ठीक है? आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे सर, 10 केजी 5 केजी में आदमी कहां से आएगा? अरे इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या है, ठीक है? तो 10 केजी वाला एक आदमी है पर 5 केजी वाला आदमी है। अब बताइए दोनों में जो डिस्टेंस है d, अब ये दोनों में डिस्टेंस d होगा तो मिड पॉइंट से कितना होगा? d/2, हाँ कि ना, इधर d/2 इधर d/2, ये मिड पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक है ना? अब मैं आपको पूछा सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा, ये AOB। सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के तरफ टिल्ट होके रहता है। एक कंपनी में 50% वाला शेयर, जो 50% शेयर वाला दो ओनर है, तो 50% वाला A है, 50% वाला जो शेयर A है और B है। तो A वाला जो शेयर होल्डर है वो बोला एक पियन को कि जाओ चाय एंड बिस्किट लेके आओ। B भी बोला, अब वो लाएगा, किसको देगा पहले ना, दोनों को एक साथ देना पड़ेगा, नहीं तो ईगो क्या बोलेगा कि तुम मेरे को पहले नहीं दिया, ये मेरे को पहले नहीं दिया। क्योंकि ये दोनों 50% वाला शेयर है दोनों, तो दोनों को इक्वली हक मिलता है कि दोनों एक साथ सब कुछ करें। अगर ये कुछ डिसीजन लेगा इसको, इसका सहमति चाहिए, अगर ये कुछ डिसीजन लेगा तो इसका सहमत चाहिए, हाँ कि ना? अगर नट ऐसे होता, ये 80% वाला शेयर होता, ये 20% वाला शेयर होता, ये कुछ बोला एंड ये बोला कि ये नहीं हो सकता, ए कुछ बोला करने के लिए, बी बोला कि नहीं करेंगे, तो ए क्या बोलेगा, कितना शेयर होल्डर है? 20%, लेकर निकल यहां से। बात समझ रहे हो ना, नहीं समझे? अब बताओ, क्योंकि इसका 80% शेयर है तो हमेशा ऑब्वियसली मिड लाइन से ए की तरफ रहेगा सेंटर ऑफ मास, हाँ कि ना रे? बट अगर ये 50 होता तो सेंटर ऑफ मास कहां पे रहता? मिड लाइन में रहता। कुछ समझ रहे हो? तो अगर मेरे पास ऐसे ही एक बॉडी होगा, अगर चारों तरफ इक्वल मास होगा तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे रहेगा। जिधर ज्यादा मास होगा, लेट इधर ज्यादा मास होता तो सेंटर ऑफ मास ये सेंटर से इधर रहता ना, नहीं समझ रहे हो रे? अब यहां पे बताओ, ये 10 केजी है, ये 5 केजी है, सेंटर ऑफ मास ए एंड ओ के बीच में रहेगा ना, ओ से बी के बीच, ऑब्वियसली ए एंड ओ के बीच, तो यहां पे कहीं पे एक रहेगा। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। एग्जैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या, इसके बाद वाला टॉपिक हम निकालेंगे कैसे ऊपर, वो बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। कुछ समझ रहे हो रे? तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किधर रहता है? सेंटर ऑफ मास ऑलवेज lie towards heavier mass site, है कि नहीं? हमेशा जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास रहता है। तो आपको ये सब समझ आया है सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या करता है? एक बॉडी में जितना भी अदर पार्टिकल्स होंगे वो सभी को कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हो? तो ये सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई टुवर्ड्स हेवियर मास साइड। सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का होता है, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, चाहे यूनिफॉर्म बॉडी हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोच रहा है कि सर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा नहीं, अरे भाई सबका होता है। कुछ समझ रहे हो? तो इसके बाद हम देखेंगे अभी कि मोमेंट ऑफ मास होता क्या है। हम अभी क्या देखेंगे? मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपका डेफिनेशन समझ आ गया आपको अच्छे से। तो अभी देखेंगे कि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है ना, तो आप प्लीज अच्छे से पिछला वाला जो लेक्चर है अच्छे से देख लो, नोट बना लो। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी भी। ठीक है, इस लेक्चर का भी अगर कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी बन रहा है क्योंकि सारा चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। ठीक है, तो अगर आपको लेंथी लग रहा है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सारा चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, सारा एग्जाम्पल देके समझाऊं। ठीक है,
चलिए तो देखते हैं मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, देखो अब बताइए मोमेंट क्या है। पहला बात, मोमेंट होता क्या है। ठीक है, मोमेंट क्या होता है। देखो अगर आपको कोई बोलेगा मोमेंट ऑफ मास, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो मैं आपको बोला, आपको अगर कोई बोलेगा कि मोमेंट क्या है एक्चुअली, आपके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा कि मोमेंट क्या है, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना कि हमारा टाइम ही खराब चल रहा है। अबे किसी का टाइम कभी खराब नहीं चलता। ठीक है, हम सोचते रहते हैं, फिर टाइम खराब चलने लगता है। करने से थोड़ी का टाइम खराब चलेगा, करना पड़ेगा उठ के। ठीक है, सोते रहोगे तो कैसे टाइम अच्छा चलेगा यार। ठीक है, देखो तो फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से एक बॉडी का मोमेंट आप दो चीजों से निकाल सकते हो। बात समझो, एक बॉडी का मोमेंट आप दो चीजों से निकाल सकते हो। एक है पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, कितना दूरी पे है वो उसके हिसाब से, और एक टाइम के हिसाब से। बात समझो, दुनिया में जितने भी बॉडी है, सारे बॉडी का मोमेंट आप दो चीजों से निकाल सकते हो, दो वे में। इधर आप पोजीशन के हिसाब से निकालिए या तो टाइम के हिसाब से निकालिए। मतलब अगर हम बोलेंगे कि वो बॉडी लेट, कोई कोई होता है ना हमारा, मतलब इंडिया से जाके बाहर फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो जो गांव में आते हैं, ठीक है, अगर कोई गांव वाला अगर फॉरेन कंट्री में गया होगा, तो जब पहले आते हैं तो गांव के लोग कैसे, ओ यूएसए में रहता है, अमेरिका में, तो दैट वाज द अलग, हम सोचते हैं कि अरे यार यूएसए में रहता है, बड़ा ही अच्छा जॉब कर रहा होगा, ये वो, समझ रहे हो, दैट रेपुटेशन उसको अलग ही लेवल का मिलता है। ठीक है, जो तो वो भी अलग ही लेवल का फील करता है। मैं ये बोल रहा हूं, आपका पोजीशन देख के लोग आपको बोलेंगे आपका टाइम अच्छा, आपका मोमेंट अच्छा है कि खराब। टाइम देख के अगर आपका अच्छा चल रहा होगा सब कुछ, तो क्या टाइम चल रहा है इसका, द हार्डवर्क बिहाइंड योर अच्छा चलना कोई नहीं देखेगा, समझ रहे। सो दैट इज द ओनली गुड। तो हम यहां पे इस चैप्टर में पोजीशन के हिसाब से मूवमेंट निकालेंगे, टाइम के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से मूवमेंट निकालेंगे? पोजीशन के हिसाब से। तो ये मूवमेंट ऑफ मास होता है क्या? लेट मेरे पास एक मास है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक मास है जिसका हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, तो ऑब्वियसली इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। पता तो चल गया ना सेंटर ऑफ मास क्या है, निकाले नहीं, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हमें तो पता है ना कि ये बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा बोल के। सो लेट इट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी हैविंग मास एम, लेट इट बी। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे निकालेंगे, आई विल टेल यू अबाउट दैट। उससे पहले बस थोड़ा समझ लो ये कंसेप्ट। तो ये मोमेंट क्या होता है, आप थोड़ा चीज याद रखेंगे। लेट एक फिजिकल क्वांटिटी पे मोमेंट लगा हुआ, जैसे मोमेंट ऑफ मास है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम होगा। तो हमेशा याद रखिए ये एक्चुअली होता क्या है ना, होता क्या है, किसके साथ मोमेंट लगा है? मास के साथ। मोमेंट का मतलब डिस्टेंस इनटू मास, याद रखेंगे। जिसके साथ मोमेंट लगा होगा उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे क्या करेंगे बताइए, किसके साथ मोमेंट लगा है? फोर्स के साथ। तो हम क्या करेंगे ना, डिस्टेंस इनटू फोर्स। बात समझ आ रहा है मेरा? यहां पे क्या करेंगे बताइए ना, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो? वैसे ही और एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये थोड़ा याद रख लेंगे। अगर आपका कहीं पे गायरेशन लगा होगा, ठीक है ना, सॉरी ग्रेडियंट लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है, जैसे या तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट आप पढ़ेंगे, ये फ्लूइड में पढ़ेंगे, फ्लूइड बोल के एक चैप्टर होगा आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड।
या पढ़ेंगे हीट एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट कंडक्शन वगैरह में, ठीक है, पढ़ेंगे वैसे। और एक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जहां पे भी ग्रेडियंट लगा होगा वहां पे आप डिस्टेंस डिवाइड कर लेना, समझ रहे हैं मेरा बात, है कि ना। तो यहां पे क्या करेंगे आप, डिस्टेंस डिवाइड करेंगे किसमें ना, जिसमें लगा होगा ग्रेडियंट। तो किसमें लगा है ग्रेडियंट, टेम्परेचर में, तो ये टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां पे क्या होगा बताइए, डिस्टेंस डिवाइड करेंगे कहां पे ना, वेलोसिटी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है कि ना रे भाई। तो एक बात याद रखेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी पे मोमेंट लगा होगा उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी में ग्रेडियंट लगा होगा यू विल डिवाइड डिस्टेंस विद दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड यू विल गेट दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो मोमेंट ऑफ मास क्या है ना, डिस्टेंस इनटू मास। तो एक्चुअली आप जानना क्या चाहते हैं ये लिख लेना थोड़ा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है। सो देखो एक्चुअली आप जानना क्या चाहते हो, ये मोमेंट ऑफ मास से जानना क्या चाहते हो, ध्यान से समझिएगा। देखो आप ये जानना चाहते हो कि वो बॉडी का जो कंट्रोलिंग पावर है, बात समझिए, वो बॉडी का जो कंट्रोलिंग पावर है दैट इज सेंटर ऑफ मास, वो कितना दूरी पे है, बात समझ लो, कितना दूरी पे है। कितना दूरी पे है मतलब ऑब्वियसली किसी और के हिसाब से होगा ना, नहीं मेरे से कितना दूरी पे किसी और का सेंटर ऑफ मास है, मेरे हिसाब से उसका मोमेंट होगा। कोई यूएसए में है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, ओ यूएसए में है, क्या पता वो प्रेशर कितना प्रेशर से होगा, वहां पे कैसा काम कर रहा होगा, वी डोंट नो एग्जैक्टली ना कि वो वहां पे क्या कर रहा होगा, हाउ मच प्रेशर वो हैंडल कर रहा होगा, बट हमें सुन के बड़ा मजा आया, है ना, वी आर लाइक राहुल गांधी, मजा आया, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। सो द थिंग इज, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसी और के हिसाब से कितना डिस्टेंस में है, किसी और के हिसाब से, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके हिसाब से सोचना, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सोचना। तो ये जो हम करेंगे, क्या करेंगे ना, दिस मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस किसके बीच, बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी and the origin of a coordinate system, ठीक है, chosen conveniently, ठीक है, chosen conveniently। मतलब समझो, आप ये जानना चाहते हो कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है किसी एक ओरिजिन के हिसाब से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का। यू हैव टू कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ओ यूएसए में, ओ बहुत अच्छा, बट जो यूएसए में होगा, दो इंडियन यूएसए में होंगे, एक को दूसरा कौन सा अच्छा लग रहा होगा, तुम जहां मैं वहां, बात समझ रहे हो, कौन सा अच्छा लग रहा होगा, दैट इज द पॉइंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक सिस्टम के हिसाब से, एक रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, वो बताता है मोमेंट ऑफ मास। तो आप इसको क्या लिखेंगे ना, मैं पहले क्या करूंगा, एक ओरिजिन ले लेता हूं, कंसीडर कर लूंगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, दिस इज जेड, ठीक है यार। ये एक्स एक्सिस है ना, बहुत घोटाला होता है यार, ठीक है, क्या क्या याद आने लगता है। एनीवे देखो, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है कि ना। सो लेट दिस सेंटर ऑफ मास बी एट पी, ठीक है ना, जहां पे होल मास है, जो पॉइंट कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। सो दिस इज आर ना, आर, लेट आर, है कि ना। सो वी कैन राइट इट, क्या लिखेंगे ना, मास ऑफ द बॉडी m इनटू द डिस्टेंस OP, है कि ना,
ओपी। क्या मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं ये बोलूंगा ये P जो है x y z है, तो यू कैन राइट R। क्या लिखेंगे आप लोग? xi के प्लस yj के प्लस z के कैप। वेक्टर याद आ रहा है भाई, है कि ना? तो आप यहां पे मैग्नीट्यूड ला सकते हैं। क्या करेंगे? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर का ओवररूट, है कि ना रे? कुछ याद आ रहा है रे? ना नहीं? ठीक है ना? तो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं ना? मोमेंट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ना? मास इनटू डिस्टेंस। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है? तो आप मोमेंट ऑफ मास क्या है आपको समझ आ रहा है कुछ? मोमेंट ऑफ मास क्या है? एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास दैट इज कंट्रोलिंग पावर किसी और के हिसाब से कितना दूरी पे है। मोदी जी मेरे हिसाब से दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 1100 किलोमीटर, जो दिल्ली में होगा 1 किलोमीटर, जो असेंबली में बैठा होगा मोदी जी, अमित शाह जी क्या बोलेंगे? मोदी जी हमारे बात। दैट इज द पॉइंट मैं बोला कि द कंट्रोलिंग पावर हमसे कितना दूरी पे है। दैट इज द ओनली पॉइंट we have to understand by using moment of mass। क्लियर ना? अब हम आएंगे, हमें समझ आ गया सेंटर ऑफ मास क्या है, हमें समझ आ गया मोमेंट ऑफ मास क्या है। हमें अभी निकालना है हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है? तो अभी हम हेडिंग दे देंगे, आपका हेडिंग दे देंगे, लिखो ना हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है? और ऑफ ए सिस्टम। ठीक है? जो आपको लिखना है लिखो। कोई भी सिस्टम में कितना भी पार्टिकल्स होंगे आपको पता चल गया, ठीक है ना? आपको पता ये चल गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है। आपको अभी ये पता करना है कि हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे। ठीक है? बहुत इजी है भाई, बहुत आसान है, कुछ टेंशन मत लेना। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है? आपको स्टेप्स बस फॉलो करने और कुछ नहीं करना। नो फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट एनी फॉर्मूला। ठीक है? यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दोस फॉर्मूलाज कि ये होगा तो ऐसे होगा, ये ट्रिक है। अरे भाई कुछ नहीं है। आई विल गिव यू वन फॉर्मूला विथ स्टेप्स, देन यू हैव टू फॉलो दोस स्टेप्स। सब हो जाएगा, अपने आप होगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस फॉलो करना है उस स्टेप को। ठीक है? चलो, तो अभी हमें समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंट ऑफ मास क्या है। अब देखिए मेरे पास, ध्यान से समझिए, तो मैंने क्या बोला, हेडिंग क्या लगाना है ना? हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है? ऑफ एनी सिस्टम। अबे यार, ठीक है? देखिए, तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कोई भी सिस्टम का। ठीक है? चलिए, सो पहला बात, आपके पास सिस्टम में मास होगा तभी ना आप निकालेंगे, है कि ना? तो मैंने क्या किया, कुछ मास लिया। ठीक है? इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा हमारा न्यूमेरिकल को लेके बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तो कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा कैसे करेंगे, एक बड़ा सा बॉडी होगा उससे छोटा पार्ट निकाल देंगे तो जो बचा उसका कैसे निकालेंगे। एवरीथिंग वी विल डू। ठीक है? एक एक वीडियो बनाएंगे, करेंगे। अब देखिए, तो मेरा काम है, ध्यान से समझिए, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो बताना। तो मैंने क्या किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया। ठीक है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया, दैट मे बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट मे बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो लेना है आपको लो। बस समझिए क्या करना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारा पार्टिकल्स लिया। ठीक है? बहुत सारा पार्टिकल्स लिया, mm। ठीक है? बात समझिएगा, mm। ऐसे यहां पे M4 होगा। ठीक है? M5 होगा, M6 होगा, M7 होगा, 1000 पार्टिकल्स होंगे। तो पहला बात हमें यह जानना है कि ये M1, M2, M3, M4, Mn ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा
वो खुद ही एक सेंटर ऑफ मास होगा, है कि ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा देन वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल का पहले। तो हमें क्या करना है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स याद रखेंगे, स्टेप्स टू फॉलो हाउ टू फाइंड सेंटर। तो स्टेप्स आप लिख लेंगे। तो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या है, पहला बात है आपका, पहला काम आपको करना है, चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली मतलब क्या है, कन्वीनियंटली, ठीक है, मतलब क्या है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है जिसके बाद आप चूज कर लिया, आप ऐसे चूज करो कि आपको इजी होगा। आप ऐसा मत लो कि आपको बाद में टेंशन लेना पड़ेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, बात समझ रहे। आप ऐसे चूज करो अपने हिसाब से, आपको जैसे चूज करना है करो, बट ऐसा होना चाहिए कि आपको इजी हो, आप कंफर्ट जोन में रहोगे। हम ऐसा चीज निकालेंगे क्यों जिससे हमारा हार्मफुल होगा, हम ऐसे निकाले, हमें बोल कि ठंडी हवा चाहिए, हम ऐसे क्यों निकाल, अगर ऐसे हम निकाल दें हमें उससे हार्मफुल ज्यादा हार्म होता, हार्म हो रहा है अभी भी, ज्यादा हार्म होता, हम निकालते। समझ रहे हो मेरा बात, मेरा बोलने का ये मतलब है हम ऐसा चीज करेंगे जिससे हमें, हमारा दिमाग को, हमें ज्यादा हार्म ना हो, हम अपना कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम उसी हिसाब से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। तो चूज करते हैं, तो मैंने चूज किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने चूज किया। सो दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z एक्सिस। तो z एक्सिस बेसिकली कैसे होगा रे भाई, z एक्सिस कुछ ऐसे होगा रे। अब मैं तो इसको ड्रॉ नहीं कर सकता ना, 3D वाला कैसे बना लूं मैं, समझ रहे हो। तो x y z ऐसे होगा, तो मैंने ऐसे लिया। तो दिस इज द ओरिजिन, है कि ना। चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वीनियंटली सो दैट जो ओरिजिन होगा वो हमेशा फिक्स होगा, वी कैनॉट चेंज द ओरिजिन, सो दैट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब CS लिखूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड बी फिक्स्ड थ्रू आउट द क्वेश्चन। आप ऐसा चीज चूज कीजिए कि जो ओरिजिन होगा यू कैनॉट चेंज इट रिपीटेडली। आप बोलेंगे मैं अभी यहां पे ओरिजिन ले लूंगा, बाद में यहां पे ले लूंगा, बाद में यहां पे ले लूंगा, बाद में यहां पे नहीं। आप अगर यहां पे लिए हैं ओरिजिन, वहां पे ही रखिए। देन स्टेप 2, बात समझ आ गया ना। तो आप ऐसा चूज कीजिए जिससे आपको इजी होगा। क्या चूज करेंगे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा बात क्या है ना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है ना, जितना भी पार्टिकल्स होंगे वो सबका सेंटर ऑफ मास को आप मार्क आउट करो, फाइंड करो। जैसे ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वो खुद ही सेंटर ऑफ मास होगा, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो आप निकालो, वो भी कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए जिसका ओरिजिन आपका फिक्स होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, जिसका ओरिजिन आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, एंड ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए जिससे आपको इजी होगा। मैं वो भी बताऊंगा कि कहां पे करने से इजी होगा, सब बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, बताइए। फिर दूसरा स्टेप क्या बोला, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितना भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होगा वो सभी का सेंटर ऑफ मास आप निकालिए, कहां पे है बताइए, ठीक है, मार्क आउट कीजिए। तीसरा स्टेप क्या है ना, स्टेप 3 फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द
सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। कुछ समझ आ रहा है? तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, हर एक मास का, हर एक इंडिविजुअल मास का सेंटर ऑफ मास से लेके ओरिजिन, बात समझिए, ओरिजिन ऑफ द, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। समझिए बात मेरा, जितना भी मास होगा सबका सेंटर ऑफ मास आपको पता चल गया होगा। उस सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक का हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस निकालिए, पोजीशन निकालिए, डिस्टेंस निकालिए और फाइंड द पोजीशंस। पोजीशंस मतलब क्या है, x1 y1 z1, पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल particles from fixed origin of coordinate system। CS मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है रे भाई, CS मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है ना, M1 कितना दूरी पे है, M2 का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, M3 का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, वो सब निकालना है, निकालते हैं। तो लेट दिस इज Rn, this is R3, this is R2, this is R4, this is R1। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना? अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि M1 जो है x1 y1 z1 में है, M2 जो है x2 y2 z2 में है, M3 जो है x3 y3 z3 में है, Mn जो है xn yn zn में है, ठीक है। वैसे M4 जो है x4 y4 z4 में है। कुछ मेरा बात समझ रहे हो रे, हाँ कि ना? मेरे को ये सारा चीज निकालना है, पहले निकालना है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में ये करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वाइजली। दूसरा स्टेप क्या है ना, हर एक पार्टिकल, जितना भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे वो सभी का सेंटर ऑफ मास को मार्क कर लिए। फिर तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और पोजीशन निकालिए, ये एक्स वाई जेड पोजीशन निकालिए, सभी पार्टिकल का पोजीशन निकालिए ओरिजिन के हिसाब से, या तो डिस्टेंस निकालिए। ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। फाइनल स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल स्टेप। तो स्टेप 4 क्या है, फाइनली यूज द फॉर्मूला, बस क्या फॉर्मूला ना, द टोटल, ध्यान से समझिएगा, द टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू सम ऑफ all the moment of masses of all the individual particles present in the system। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। देखो मैं बोला ये सिस्टम का जो टोटल मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ मास। अगर आपको मोमेंट ऑफ मास निकालना है, अगर आप M1 का मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे, आपको क्या बोला है, मोमेंट ऑफ मास क्या ना, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे आप, वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ओरिजिन के हिसाब से। जब आप टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे, यू हैव टू टेक टोटल मास, हाँ किनारे,
मैं m1 का मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा तो सिर्फ m1 का लूंगा, m2 का निकालूंगा सिर्फ m2 का लूंगा, टोटल सिस्टम का निकालूंगा। अरे टोटल मास तो लेना पड़ेगा ना, नहीं समझ रहे हो, टोटल मास तो लेना पड़ेगा ना। तो आपको क्या याद रखना, ये फॉर्मूला, ये लाइन याद रख लो भाई, ये लाइन याद रख लो, गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो। तो अब बताइए टोटल मोमेंट ऑफ मास आप क्या लिखेंगे, द टोटल मास इक्वल टू टोटल मास इनटू द डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल मास, ठीक है, ऑफ टोटल मास एंड द फिक्स्ड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ समझ आ रहा है? टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या है ना, टोटल मास बॉडी का, सिस्टम का टोटल मास है कहां पे ना, हमें तो नहीं पता। अब बताइए टोटल मास कितना, ये सिस्टम का टोटल मास क्या है, बताइए टोटल मास क्या है ना, m टोटल, ठीक है, टोटल क्या है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस mn। हाँ किनारे, हाँ किनारे, कुछ समझ रहे हो रे भाई मेरा बात। टोटल मास ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है, अरे टोटल मास इक्वल टू m1 प्लस m2, अरे जो मास है ना सबको ऐड कर दो रे, टोटल मास मतलब 1 kg प्लस 2 kg 3 kg रे, अरे वही करना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम हमें तो नहीं पता, वो तो हम निकाल रहे हैं, हमें थोड़ी पता है वो कहां पे, वो तो हमें निकालना, ये तो प्रोसेस उसी के लिए, ठीक है। तो हमें निकालना, तो हमें पता नहीं, हम निकालेंगे। सो लेट यहां पे, बस समझ लो, लेट यहां पे, ध्यान से समझिएगा, लेट यहां पे है, ठीक है, टोटल मास यहां पे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास इज लाइंग, दिस इज द पॉइंट, लेट, ठीक है। अब टोटल मास ये है कि ना, तो मैं क्या लिखा, द टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास इनटू टोटल मास कहां पे है, वहां ओरिजिन से, टोटल मास कहां पे, वहां से ओरिजिन से, बट टोटल मास एग्जैक्टली वहां पे है, टोटल मास नहीं है वहां पे। मैं क्या बोला था, टोटल मास वहां पे नहीं होगा, दैट सेंटर ऑफ मास इज द हाइपोथेटिकल पॉइंट, हाइपोथेटिकल, आप इमेजिनरी पॉइंट, जहां पे टोटल मास है बोल के हमें लग रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली नहीं है, वी आर फीलिंग कि हाँ वहां पे होगा टोटल मास, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है रे भाई, बात समझो मेरा। तो एग्जैक्टली वहां पे ऐसा नहीं है, तो सारे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट टोटल मास हम एक पॉइंट पे ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम क्या किए, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल मास एंड द फिक्स्ड ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिक्स्ड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीएस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मासेस। तो मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट, ध्यान से समझिएगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2। कुछ समझ रहे हो रे, प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ m3 प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ mn। सही है रे भाई मेरा बात, हाँ कि ना, बोलो। तो टोटल मास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल मास एंड द फिक्स्ड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, क्योंकि क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m3, मोमेंट ऑफ मास ऑफ mn। अब मोमेंट ऑफ मास मतलब हमें क्या बोला गया ना, लेट
लेट दिस डिस्टेंस बी आर सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास RCOM। बात समझिए, तो हम क्या लिखेंगे बताइए ना, द टोटल मास मतलब m इनटू क्या लिखेंगे RCOM, हाँ किनारे, इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, तो क्या लिखेंगे ना m1 इनटू डिस्टेंस बिटवीन किसका ना m1 एंड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन m2 एंड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस mn इंटू डिस्टेंस बिटवीन mn, हाँ कि ना रे, कुछ समझ रहे हो रे भाई मेरा बात, ध्यान से समझिएगा, स्टेप्स देखिए, इधर उधर मत करना, मैं थोड़ा मार्कर अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूं, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो बताइए, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा ना m इंटू RCOM इक्वल्स टू m1 इंटू R1, हाँ कि ना, प्लस m2 इंटू R2, प्लस ऐसे डॉटेड लाइन ले लेंगे, प्लस mn इंटू Rn, हाँ कि ना रे। अब मैंने को क्या निकाला, ये फॉर्मूला आ गया, देखो दिस इज द फॉर्मूला हम लोग को जो चाहिए था, ठीक है, हम लोग को जो चाहिए था, दिस RCOM इज द सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से ये RCOM का कितना दूरी है जहां पे ये टोटल मास है बोल के हमें फील हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं है, समझ में आया, एग्जैक्टली नहीं, हमें फील हो रहा है, वो RCOM निकालेंगे, तो क्या करेंगे बताइए ना, दिस RCOM क्या हो जाएगा ना m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस डॉटेड लाइन, ठीक है, मतलब सारा चीज लेंगे, प्लस mn Rn बाई टोटल मास। टोटल मास मतलब क्या है, m मतलब क्या, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस mn, हाँ कि ना रे। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमें चाहिए था। दिस स्टेटमेंट याद रखना, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये मेरा याद रखना आप लोग अच्छे से। तो ये स्टेप 4 याद रखना, स्टेप 4 मेरा इक्वेशन 1 है, स्टेप लास्ट को जो आया इक्वेशन 2 है। अब आप बोलोगे सर हमने पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो दिस R1 क्या लिख सकते हैं, x1 i के प्लस y1 j के z1 के। R2 क्या लिख सकते हैं, x2 i के y2 j के z2 के, सॉरी x3 i के y3 j के z3 के। वैसे Rn क्या लिखेंगे, xn i के, हाँ कि ना रे, याद है ना पोजीशन वेक्टर, प्लस yn j के प्लस zn के। अगर वैसे ही से RCOM क्या लिखेंगे आप ना, RCOM क्या लिखेंगे, XCOM, मैं इसको अलग जगह पे लिखता हूं, जगह तो है नहीं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, सी तो यहां पे लिख लेते हैं। RCOM क्या लिखेंगे आप ना, XCOM i के प्लस YCOM j के प्लस ZCOM के। तो दिस m जो होगा x कम y कम z कम। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पूछा होगा ये आप ला सकते हो, अगर x सेंटर ऑफ मास पूछा होगा, सिर्फ x वाला पूछा होगा, कोऑर्डिनेट पोजीशन पूछा होगा, x कम y कम z कम भी ला सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। जब आपको x लाना होगा r के जगह पे x डाल दो, समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे, द टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम along x axis equals to sum of all the moment of masses of all the individual particles present in the system along x axis। सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेंगे x कम आएगा, y कोऑर्डिनेट लेंगे y कम आएगा, z कोऑर्डिनेट लेंगे z कम आएगा। कैसे, देखो इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे,
x कॉम क्या लिखेंगे, m1 x1 m2 x2 mn xn by m1 प्लस m2 प्लस mn। सिमिलरली y कम लाएंगे आप, z कम लाएंगे आप, ठीक है। अब अगर आपको ये सब दिया होगा तो भी आप ला सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस दिया होगा तो भी ला सकते हैं। आपको पता होगा इसका मैग्नीट्यूड कैसे लाते हैं, अगर एक वेक्टर ऐसे दिया होगा तो मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर डाउट होगा इसको फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। होप आपको मैं समझा पाया अच्छे से, एंड इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वाला वीडियो जो रहेगा न्यूमेरिकल को लेके बेस करके रहेगा, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसे करके सिर्फ अभी न्यूमेरिकल्स वीडियो चलेंगे सेंटर ऑफ मास का। फिर हम लास्ट को पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड एप्लीकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।